दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई मर्डर मिस्ट्री मूवी लेकर आए हैं, जिसमें गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को मदद करने वाली फाइनेंस कंपनी के मालिक विक्रम चक्रवर्ती का रहस्यमय तरीके से मर्डर हो जाता है। उनके ऑफिस के पार्टी में 4 गोलियों से शूट करके उन्हें मार दिया जाता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। अब दोस्तों ये केस पब्लिकली बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए खूनी को पकड़ने के लिए ऑफिसर सीएसआई सनातन को बुलाया जाता है। सनातन और उसकी टीम जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो बहुत सारी शॉकिंग बातें उनके सामने आती है और ये केस सुलझने के बजाय और भी उलझ जाता है। तो दोस्तों क्या सीएसआई सनातन अपराधी को पकड़कर उसे सजा दिला पाएगा? यही देखेंगे हम आज की जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री कहानी में, जिसका नाम है सीएसआई सनातन। दोस्तों इस कहानी के एंड में जो ट्विस्ट आता है उसे देखकर आप शॉक रह जाओगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टीवी न्यूज वाले वीसी फाइनेंस कंपनी के बारे में न्यूज टेलीकास्ट कर रहे होते हैं और उसी तरह से पब्लिक में भी कुछ लोग इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव बातें बताने लगते हैं और कुछ लोग इस कंपनी को हेट भी करते हैं। अब इसी बात को जानने के लिए ये टीवी न्यूज चैनल वाले उस कंपनी के सीईओ विक्रम को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। अब इस कंपनी के बारे में बात की जाए तो विक्रम ने इस कंपनी को 10-12 साल पहले शुरू किया था और विक्रम का टारगेट ये है कि गरीब लोग और मिडिल क्लास के लोगों को 0 इंटरेस्ट के तौर पर लोन मिले और उसी तरह से ये पब्लिक ही उसकी कंपनी के इन्वेस्टर है। मतलब कि हर रोज एक बंदे को उस कंपनी में 10 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। तो 5 साल के बाद 18,000 देने के बजाय विक्रम की कंपनी 50,000 रुपए देती है और उसी तरीके से जब उस स्कीम को और भी ज्यादा एडवांस करने के लिए और ज्यादा 5 साल के लिए एक्सटेंड करना होगा, तो इस तरह से विक्रम अपनी कंपनी के बारे में इन लोगों को बताने लगता है। खैर अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं विक्रम की कंपनी में एक पार्टी चल रही होती है। अब इस पार्टी में ऑलमोस्ट 30 लोग आए होते हैं और यहाँ पर सभी लोग ड्रिंक्स वगैरह करने लगते हैं। जब ये सारे लोग पीकर टल्ली हो जाते हैं तभी अचानक कोई अनजान लड़का या फिर लड़की विक्रम को शूट करके उसे मार देती है। उसके ऊपर 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां चलती है। उसके बाद क्या था ये खबर पुलिस वालों को और न्यूज चैनल को पता चल जाती है। अब कमिश्नर इस केस को देखते हुए उसे सीएसआई सनातन को सौंपने के लिए कहता है। अब यहाँ पर रुद्रा नाम के पुलिस ऑफिसर अपने कांस्टेबल को सनातन के बारे में बताने लगता है कि सीएसआई का मतलब होता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। इनका काम होता है कि पुलिस से पहले लोकेशन पर पहुंचकर क्राइम सीन की अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन करना और सैंपल वगैरह कलेक्ट करके फॉरेंसिक टीम को भेज देना। फिर फॉरेंसिक से और क्राइम सीन से जो रिपोर्ट आती है उसी को एनालाइज करना इनका काम होता है और यही से ऑलमोस्ट 40% केस सॉल्व हो जाता है। और अब उसी तरीके से ऑफिसर रुद्रा अपने कांस्टेबल को सनातन का एक और छोटा सा इंसिडेंट बताने लगता है। 1 साल पहले होम मिनिस्टर की बेटी किडनैप हुई थी, तो उस वक्त सनातन दिल्ली से अपनी क्रिमिनोलॉजी खत्म करके हैदराबाद आया था अपने जीजा जी से मिलने के लिए। लेकिन शंकर को बहुत ज्यादा हड़बड़ी में देखकर सनातन शंकर से उस केस के बारे में पूछने लगता है। तो शंकर बताता है कि होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया गया है और हम पुलिस वालों को सिर्फ एक ही सीसीटीवी फुटेज मिला है। तो अब सनातन उस सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए मांगता है और उस फुटेज को बार बार देखने लगता है और उसे पता चलता है कि जब बच्चे किडनैप हुई थी तो उस वक्त बच्चे की शैडो ठीक उसके पैरों के नीचे आ रही थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज तो टाइम दिखा रहा है कि 4:30 बजे, जिसका साफ साफ यही मतलब है कि किडनैपर ने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़खानी की है जिससे कि पुलिस भटक जाए। अब उसके बाद सनातन जब उस एरिया के दोपहर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तब उसमें सनातन को किडनैपर नजर आता है जो कि होम मिनिस्टर के घर के आसपास ही चक्कर लगा रहा था। और उसी तरह पुलिस वालों को उस किडनैपर का लोकेशन किसी और जगह पर दिखा रहा होता है और उसके बाद नो सिग्नल। तो अब सनातन यहाँ पर एक हैकर को बुलाकर एक मोबाइल कंपनी के डाटा को हैक करने के लिए कहता है। उस डाटा को हैक करने के बाद किडनैपर के ईएमआई नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है और इस तरह से फाइनली सनातन को उस किडनैपर के लोकेशन का पता चल जाता है। अब उसके बाद क्या था, हमारा हीरो सनातन उस जगह पर पहुंच जाता है और उस किडनैपर और उसके लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करता है और उन लोगों को मारपीट कर होम मिनिस्टर की बेटी को बचा लेता है। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग देखने को मिलती है। खैर अब दोस्तों हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रुद्रा के कहने पर सनातन क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है। सनातन की टीम बहुत ही अच्छी तरीके से उस एरिया की इंस्पेक्शन करने लगती है। उसके बाद वो पूछता है कि डेड बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था। तो वहाँ पर एक ऑफिस बॉय आकर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बताने लगता है कि एक्चुअली आज रात यहाँ पर पार्टी चल रही थी, सारे लोग यहाँ पर दारू वगैरह पी रहे थे और तभी अचानक क्या हुआ पता नहीं, सारे लोग अचानक टल्ली होकर गिर गए और तभी विक्रम सर के कमरे से गन के शूट होने की आवाज आई। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो किसी ने विक्रम सर को मार दिया था। खैर अब क्राइम स्पॉट पर सनातन को कुछ बुलेट्स के शेल्स मिलते हैं।
उसमें से 3 9 mm के होते हैं और चौथा 3 mm का, जिसका मतलब यह है कि विक्रम को 2 लोगों ने मारा। पहली बुलेट तो उसके सीने में धंस गई थी और बाकी की 3 बुलेट्स उसके पेट पर लगी। अब उसके बाद इन लोगों को सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि सारा फुटेज तो डिलीट हो चुका था। खैर, अब उसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर सनातन को बुलाकर बताने लगते हैं कि विक्रम के बॉडी पर 4 बार फायरिंग हुई है। विक्रम तो पहले ही बुलेट में मारा गया था, तो फिर पता नहीं क्यों किलर ने दोबारा से 3 बार फायर किया। और जो पहली बुलेट चली थी विक्रम के सीने में, वो बुलेट विक्रम के बॉडी से मिसिंग है। तो बुलेट्स में भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहले स्टेज पर आते हैं मेटल्स के, उसके बाद आते हैं आइस के, फिर बोन बुलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो 3 mm की बुलेट है वो ब्रिटिश के जमाने की गन हो सकती है। खैर, अब उसके थोड़ी देर बाद विक्रम की पत्नी वहां पर आती है। सनातन और रुद्रा से कहने लगती है कि उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन विक्रम के सबसे ज्यादा क्लोज उसकी पार्टनर दिव्या है। और मैंने सुना है कि विक्रम और दिव्या का चक्कर भी चल रहा था। विक्रम मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था और शायद दिव्या ने ही उसे मार दिया हो ताकि वो उसकी कंपनी पर कब्जा कर सके। मुझे तो उसके ऊपर ही शक है, क्योंकि 10 साल से वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करते आ रहे हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सनातन उन 30 लोगों को बुलाता है जो उस पार्टी में शामिल हुए थे, और उनमें से एक लड़की को देखकर सनातन तो शॉक रह जाता है। उस लड़की का नाम होता है सुदीक्षा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात यह होती है कि 2 साल पहले सनातन और सुदीक्षा रिलेशनशिप में थे। काम की वजह से सनातन सुदीक्षा को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, और इसी वजह से सुदीक्षा ने सनातन के साथ ब्रेकअप कर लिया। और दोस्तों, इसलिए 2 साल के बाद सनातन ने सुदीक्षा को यहाँ पर देखकर वो शॉक रह गया था। और एक्चुअली सनातन उस वक्त एक केस पर काम कर रहा था। उस केस में कल्प्रिट और कोई नहीं बल्कि मल्ली होता है, जिसने प्रेजेंट डे पर होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप किया था। सो 2 साल पहले सनातन ने मल्ली को पकड़ लिया था, और उस वक्त सनातन के जीजा शंकर सनातन को कॉल करके बताते हैं कि एक बैड न्यूज है, तुम्हारा भाई संजय मर चुका है। और ये खबर सुनने के बाद सनातन तो शॉक रह जाता है, और तभी मल्ली उसके हाथों से बच निकल जाता है। दरअसल संजय की मौत कार्डियटिक अटैक से हुई थी। और दोस्तों, इस तरह से एक झटके में ही सनातन की जिंदगी से उसका प्यार चला जाता है। उसके बाद उसका चहेता भाई चला जाता है, और उस वक्त वो पुलिस का एग्जाम लिखने वाला था, तो वो एग्जाम भी चला जाता है। उसके बाद शंकर के कहने पर सनातन दिल्ली में जाकर क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करने लगा। खैर, अब हम यहाँ पर प्रेजेंट डे पर आते हैं, जहाँ पर सनातन सुदीक्षा से पूछने लगता है कि तुम तो MBBS हो, तो इस कंपनी में काम क्यों कर रही हो। सुदीक्षा कहने लगती है कि सर, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। और अब इसी तरह से सभी लोगों से पूछताछ करके सनातन 5 लोगों को फिल्टर करता है। मतलब कि शायद इन 5 लोगों में से किसी एक ने विक्रम को मारा हो सकता है। और ये टेक्निक सनातन ने अपने क्रिमिनोलॉजी के स्टडी में किया था। पूछताछ के दौरान ये 5 लोग हड़बड़ा गए थे। सो अब उसके बाद सनातन दिव्या को बुलाकर उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि शायद तुमने ही विक्रम को मारा होगा, क्योंकि अगर विक्रम मारा गया तो सारी कंपनी तुम्हारे नाम पर हो सकती है। दिव्या कहने लगती है कि सर, अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं उसे कब का मार चुकी होती, इतने साल वेट क्यों करती। और उसी तरह से इस कंपनी में हम दोनों के अलावा भी एक और पार्टनर है, जिसका नाम है राजवर्धन। वो एक मिनिस्टर होता है जो इस कंपनी का एक पार्टनर है। कल रात पार्टी में राजवर्धन भी आया था, लेकिन उससे कुछ काम होने की वजह से वो जल्दी से चला गया। और उसी तरह मैंने देखा कि विक्रम पवन को डांट रहा था, लेकिन मैं उनकी बातें सुन नहीं पाई। तो सनातन पवन को बुलाकर उससे पूछताछ करने लगता है कि कल रात विक्रम और तुम दोनों में क्या झगड़ा हुआ था। पवन कहने लगता है कि सर, मैं एक ऑडिटर हूँ। विक्रम ने मुझे शेयर की वैल्यू बताने के लिए कहा, लेकिन मुझे उस वैल्यू में थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने विक्रम से पूछा तो विक्रम मुझे डांटने लगा। और उसी तरह पवन सनातन को ये भी बताता है कि पार्टी में विक्रम ने जानबूझकर रास्ते के ऊपर ड्रिंक गिराई थी और वो उसको पर्सनली टच कर रहा था। इस वजह से बेचारी रास्या साइड में जाकर रोने लगी। इसीलिए दोस्तों, सनातन रास्या को बुलाकर उससे पूछताछ करने लगता है। रास्या यही कहने लगती है कि विक्रम उसे कुछ अजीब निगाहों से देख रहा था और काफी बार उसने उसे सेक्सुअली अब्यूज भी किया था। तो उसके बाद दोस्तों, सनातन ऑफिस में काम करने वाले सलीम को बुलाता है। सलीम कहने लगता है कि सर, मैं कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे सॉल्व करने में मदद करता हूँ, इसलिए विक्रम सर मुझसे थोड़ा क्लोज रहते थे। पार्टी के दौरान मुझे किसी कस्टमर का कॉल आया था, इसलिए मैं साइड में जाकर उस कस्टमर से बात कर रहा था, और तभी सिक्योरिटी रूम में मैंने किसी अनजान बंदे को देखा था। अब उसके बाद सनातन सुदीक्षा को यहाँ पर बुलाता है। सुदीक्षा कहने लगती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर 8 महीनों से ही काम कर रही हूँ, इसलिए इस कंपनी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है। और जब जब मिनिस्टर राजवर्धन इस कंपनी में आता है तो ये तीनों 5th फ्लोर पर जाकर कुछ डिस्कस करते रहते हैं। एक दिन मैं ऐसे ही साइन लेने के लिए विक्रम के पास गई थी, तो राजवर्धन ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा, और पार्टी के दिन तो मैंने थोड़ा सा ही ड्रिंक किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वहां पर बेहोश हो गई। तो इसलिए सनातन की टीम 1st और 5th फ्लोर पर जाकर चेकिंग करने लगती है।
फिफ्थ फ्लोर पर आने के बाद सनातन एक लाइट के ऊपर एक मक्खी को देखता है। एक्चुअली मक्खी नहीं, इसे मैग्नेटस कहते हैं। इसे सनातन ने क्रिमिनोलॉजी में स्टडी किया था। अगर ये मैग्नेटस किसी जगह पर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ आसपास कहीं लाश है, क्योंकि उसी लाश से ही मैग्नेटस पैदा होते हैं। तो उस मैग्नेटस को हिलाने पर वो मैग्नेटस दीवार के एक छेद के अंदर जाकर छुप जाती है। सनातन अपनी टीम को बोलकर उस दीवार को तोड़ने के लिए कहता है और इन लोगों को उस दीवार के पीछे किसी की लाश मिलती है। उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था, मतलब कि विक्रम के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में एक और लाश पाई गई थी। खैर, अब उसके बाद उस डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इस बंदे का चेहरा टोटली बिगड़ चुका है, फिर रिकंस्ट्रक्ट करने में 3 दिन लगेंगे। तो अब सनातन के नजरिए से राजवर्धन एक सस्पेक्ट है, लेकिन वो एक मिनिस्टर होने की वजह से उससे पूछताछ करना इतना आसान नहीं था। इसलिए सनातन अपने जया शंकर को कॉल करके ये बात बताने लगता है कि मुझे राजवर्धन से कुछ पूछताछ करनी है। शंकर कहने लगता है कि एक मिनिस्टर से पूछताछ करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तब सनातन कहने लगता है कि लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो शंकर कहता है कि तो फिर रास्ता तुम खुद ही ढूंढ लो। अब सनातन को होम मिनिस्टर की याद आती है और वो होम मिनिस्टर को कॉल करके उनसे हेल्प मांगता है। वो उन्हें इस केस की सारी डिटेल्स बताता है। अब होम मिनिस्टर राजवर्धन से बात करके सनातन से कहते हैं कि 4 बजे तुम मुझसे मिलने के लिए जा सकते हो। और इस तरह से अब सनातन की टीम राजवर्धन के घर पर पहुंच जाती है। तो पूछताछ के दौरान सनातन राजवर्धन के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगता है कि कंपनी और उसका पैसा हासिल करने के लिए शायद आपने विक्रम को मारा होगा। उस वक्त पार्टी में क्या हुआ था, आप पार्टी से जल्दी क्यों चले गए? तो अब ऐसे सवाल पूछने के बाद राजवर्धन सनातन के ऊपर ही गुस्सा होने लगता है। वो इसके सवालों के जवाब नहीं देता और फिर सनातन की टीम वहां से वापस चली जाती है। फिर ऑफिस आने के बाद सुदीक्षा सनातन को इस केस के बारे में कुछ बताने वाली होती है। वो कहती है कि हम रेगुलर कॉफी शॉप में मिलते हैं, वहां पर तुम आ जाओ। तो अब उस कॉफी शॉप में आने के बाद सनातन दोबारा से सुदीक्षा से पूछने लगता है कि तुमने तो MBBS किया है, तो फिर फाइनेंस कंपनी में जॉब क्यों कर रही हो? सुदीक्षा उसे बताने लगती है कि उसके फादर ने एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, लेकिन कुछ सालों के बाद उस कंपनी ने उसके फादर से 10 गुना ज्यादा इंटरेस्ट के तौर पर पैसे मांगे। अब मेंटली डिस्टर्ब और परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और अब उसके बाद से ही सुदीक्षा को ये जॉब करनी पड़ रही है। तभी वहां पर रुद्रा सनातन को कॉल करके उसे फॉरेंसिक लैब आने के लिए कहता है। अब सुदीक्षा मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से सनातन उससे भी अपने साथ लेकर जाता है। तो फॉरेंसिक डॉक्टर सनातन से कहने लगते हैं कि इस डिकम्पोज बॉडी के अंदर हमें कुछ थ्रेड्स मिले हैं। सुदीक्षा कहने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बॉडी के साथ साथ उसके कपड़े भी डिकम्पोज होने लगते हैं, तो वो थ्रेड्स अभी भी उसके बॉडी में कैसे मौजूद है? डॉक्टर कहते हैं कि ये एक अलग तरह के फैब्रिक के थ्रेड्स है जो कि नॉर्मली योगा मैट्स में, हाउस मैट में, कार मैट में यूज होते हैं। तो अब उसे और भी ज्यादा डीपली एग्जामिन करने के बाद उन थ्रेड्स के ऊपर जे नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। तो अब सनातन सोचने लगता है कि आखिरकार जे से कौन सा वर्ड हो सकता है, आखिर किस कंपनी का नाम जे से शुरू होता है। तो वैसे ही सोचते सोचते उसका दिमाग गाड़ियों के ऊपर जाने लगता है। अब गाड़ियों में जैगवार का भी नाम आता है। तो सनातन रुद्रा को कहता है कि शहर में कितने कस्टमर जैगवार है उनका पता करो और उनकी सारी डिटेल्स मुझे लाकर दो। अब यहाँ पर सारी लिस्ट आने के बाद ये बात पता चलती है कि उस लिस्ट में राजवर्धन का भी नाम मौजूद होता है। तभी उसी वक्त सनातन का एक टीम मेंबर सनातन को कॉल करके कहता है कि सर, इस राजवर्धन पर काफी सारे FIR पहले से ही दर्ज है और हाल ही में उसके ऊपर एक और फाइल भी दर्ज हुआ है। राजवर्धन का PA, जिसका नाम होता है छोटा, वो मिसिंग होने की वजह से उसकी पत्नी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है और उस केस में भी सस्पेक्ट राजवर्धन ही है। अब इतने समय तक फॉरेंसिक वाले उस डेड बॉडी के फेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और वो फेस और किसी का नहीं बल्कि छोटा का ही होता है, मतलब कि राजवर्धन का PA। तो अब सनातन को पक्का यकीन हो जाता है कि इस विक्रम के मर्डर केस में और PA के मर्डर के केस में राजवर्धन का ही हाथ जरूर हो सकता है। लेकिन अब इन लोगों को मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए होगा, मतलब कि कोई आई विटनेस, क्योंकि बस इस थ्रेड के जरिए ये लोग उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। खैर, अब उसके दूसरे दिन सनातन उस PA के वाइफ को पुलिस स्टेशन बुलाता है। अब पूछताछ करने के दौरान वो औरत सनातन को एक एनवलप देती है और कहती है कि मेरे पति के कमरे में यही एक चीज पाई गई थी। तो उस एनवलप को ओपन करने के बाद उसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं और उन फोटोग्राफ्स में दिव्या और विक्रम होते हैं और वो भी अलग ही गेटअप में। और उसी तरह उन फोटोग्राफ्स के पीछे कुछ मार्क्स होते हैं। जब सनातन इन सारे फोटोज को अरेंज करता है तो वो तो एक QR कोड बन जाता है। मतलब कि दोस्तों, आजकल कुछ लोग अपना डेटा QR कोड के जरिए सेव करके रखते हैं। तो इस QR कोड को स्कैन करने के बाद विक्रम, दिव्या और राजवर्धन के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती है और यहाँ पर एक शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है।
इस तरह से अब ये सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली विक्रम कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं होता। एक दिन विक्रम ने अपने गांव में कुछ बहुत बड़ा स्कैम करके 5 करोड़ रुपए राजवर्धन के घर पर लेकर आता है, और एक मामूली बंदे के पास इतने सारे पैसे देखकर राजवर्धन भी शॉक रह जाता है। तो उसी वक्त विक्रम राजवर्धन को एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया बताने लगता है कि सर, गरीब की आशा ही हमारा इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि पहले तो हम लोग ये 5 करोड़ रुपए गरीबों को 0 इंटरेस्ट पर लोन पर देंगे, उसके बाद वही गरीब लोग, वही मिडिल क्लास वाले हमारी कंपनी के इन्वेस्टर बन जाएंगे। वो लोग हर रोज 10 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। और इस तरह से इन लोगों ने वीसी फाइनेंस कंपनी को स्टार्ट किया। खैर, अब हम प्रेजेंट में आते हैं और सनातन अपने टीम मेंबर को बोलकर वीसी कंपनी के डाटा को हैक करने के लिए कहता है। उसमें से कुछ लिस्ट को निकालने के लिए कहता है। तो ऐसा करने पर पता चलता है कि इस कंपनी में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है जो कि अब तक कहीं पर ट्रांसफर नहीं हुआ। और उसी तरह रिसेंटली विक्रम, दिव्या और राजवर्धन ने यूके के लिए टिकट बुक किए थे। और उसी तरह यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि ये जो 4 सस्पेक्ट लोग हैं ना, पवन, राक्षा, सलीम और सुदीक्षा, इन चारों के रिलेटिव्स ने इस कंपनी से लोन लिया था और इसके अंदर इन्वेस्ट भी किया था। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं सनातन पुलिस वालों को और होम मिनिस्टर को एक मीटिंग पर बुलाकर इस केस के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली विक्रम इस कंपनी को रन नहीं कर रहा था, वो तो बस एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहा था। इस तरह से बताते हुए चार्ल्स पॉन्जी का एक स्कैम बताने लगता है कि बहुत साल पहले पॉन्जी ने एक स्कैम किया था और उसको कॉपी करके काफी सारे लोग यही स्कैम करने लगे। मतलब कि ए नाम का बंदा उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसके बाद उसी कंपनी में बी और सी ज्वाइन होते हैं। जब सी को पैसों की जरूरत होती है तो ए और बी उसे पैसे दे देते हैं, और उसी तरीके से जब बी को जरूरत होती है तो ए और सी उसे पैसे दे देते हैं, और इसी तरीके से ये साइकिल ऐसे ही सर्कुलेट होती रहती है। मतलब कि ये लोग पैसे रोटेट करते ही रहते हैं। और विक्रम ने भी इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट दिखाकर उनसे पैसे हड़पना शुरू किया। और दोस्तों, ऐसी स्कीम आज सारे देशों में लीगल हो गई है और वही LIC पॉलिसी वाले भी करते हैं। अब उसके बाद सनातन दोबारा से उन 4 लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ करने लगता है। तो ये चारों लोग यही कहने लगते हैं कि उन्होंने विक्रम को मारने के लिए ही इस कंपनी में ज्वाइन किया, लेकिन उस रात उन्होंने विक्रम को नहीं मारा। अब उसके बाद सनातन दिव्या को डरा धमका कर उससे पूछताछ करने लगता है कि गन पर आपके ही फिंगरप्रिंट्स के निशान पाए गए हैं, तो बताओ उस रात क्या हुआ था। सो एक्चुअली उस रात पार्टी में राजवर्धन भी आया था। विक्रम ने राजवर्धन से कहा कि इस कंपनी में 5,000 करोड़ रुपए है, 4,000 करोड़ विक्रम के और 1,000 करोड़ राजवर्धन के। लेकिन ये बात सुनने के बाद राजवर्धन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो विक्रम को धमकाने लगा कि तुम मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन उल्टा विक्रम ही राजवर्धन के ऊपर गन पॉइंट करने लगता है और राजवर्धन को धमकाने लगता है। तो अब राजवर्धन के जाने के बाद दिव्या विक्रम को सेड्यूस करते हुए कहने लगती है कि कंपनी का सारा पैसा तुम 2 लोग ही बांट लोगे तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर विक्रम दिव्या को बहुत ही नीचा दिखाकर कहने लगता है कि तुम तो पैसों के लिए आज इसके साथ तो कल दूसरे के साथ सोने वाली औरत हो, तो फिर तुमको शेयर्स की क्या जरूरत है। और अब यहाँ पर विक्रम की ऐसी बातें सुनने के बाद दिव्या का दिमाग सटक जाता है। वो बहुत ज्यादा दारू पीकर विक्रम के केबिन में आकर विक्रम की गन लेकर उसे गोली से मार देती है, और वो भी 3 बार। लेकिन यहाँ पर सीक्रेट बात यह होती है कि दिव्या के मारने से पहले ही किसी और बंदे ने विक्रम को पहले से ही मार दिया था। और अब इसी पूछताछ के दौरान दिव्या ये भी कबूल कर लेती है कि इन तीनों ने ही उस पीए को भी मार दिया, क्योंकि वो पीए इस कंपनी का थोड़ा हिस्सा मांग रहा था, इसलिए उसके मुंह में थ्रेड घुसाकर उसे मार दिया। और इन्होंने संजय को भी मार दिया था, क्योंकि संजय इन लोगों को धमका रहा था कि वो इस कंपनी के स्कैम को बाहर लेकर आएगा। और दोस्तों, संजय और कोई नहीं बल्कि CSI सनातन का भाई होता है। तो उसके बाद क्या था, पुलिस वाले दिव्या और राजवर्धन को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अब उसके थोड़ी देर बाद में फॉरेंसिक डॉक्टर सनातन को कॉल करके बताने लगते हैं कि विक्रम के ऊपर जो पहली बुलेट चलाई गई थी वो बोन बुलेट थी। अब ये सुनने के बाद भी सनातन कुछ नहीं बोलता। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन सनातन ने ये देखा कि इसका भाई संजय बहुत ज्यादा परेशान है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि संजय वीसी कंपनी में ही काम किया करता था और उस फाइनेंस कंपनी के सीक्रेट्स उसे पता चल गए थे। और उसके बाद एक दिन अचानक ही हार्ट अटैक से संजय की मौत हो गई। फॉरेंसिक डॉक्टर ने सनातन से कहा कि ये कोई नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं था, संजय के ऊपर किसी मेडिसिन का यूज किया गया था। मतलब कि उसे विक्रम नहीं मारा था ताकि उस फाइनेंस कंपनी की सीक्रेट बाहर ना सके। तो उस वक्त यहाँ पर सनातन ने अपनी क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई खत्म कर ली और उस वक्त सनातन के प्रोफेसर ने सनातन को एक कीमती तोहफा दिया था। और वो तोहफा और कुछ नहीं बल्कि एक ब्रिटिश गन होती है। उसके प्रोफेसर उसे कहते हैं कि इसे सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना,
उसके बाद सनातन ने अपने भाई का बदला लेने के लिए संजय की हड्डियों से एक बुलेट बनाई और उसे ही बोन बुलेट कहते हैं। और जिस दिन विक्रम के ऑफिस में पार्टी थी, सनातन ने उस पार्टी में जाकर ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी और फिर अपने गन से विक्रम को मार दिया। और दोस्तों इस तरह से सनातन ने अपने भाई संजय की मौत का बदला विक्रम से ले लिया। और दोस्तों यहाँ पर ये कहानी एंड होती है। और दोस्तों उसी तरीके से कहानी के एंड में सनातन अपना सच किसी को नहीं बताता। और सनातन ने इस केस को इसलिए टेक ओवर किया था क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि उसके मारने के बाद बाकी की बुलेट्स विक्रम के ऊपर किसने चलाए। तो इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चला कि वो बाकी के बुलेट्स दिव्या ने उसे मारे थे। और दोस्तों डायरेक्टर साहब इस मूवी से हमें बताना चाहते हैं कि एक गरीब या फिर मिडिल क्लास वाला बंदा अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है ताकि आगे चलकर उसके बच्चों को सफर ना करना पड़े। तो वो ऐसे ही कई सारे स्कीम में इन्वेस्ट करता है और वो भी पैसों की बचत करके। और जब स्पेशली इंडिया के बारे में बात करें तो जहाँ पर फ्री का सामान या फिर डिस्काउंट में सामान मिलता है वहाँ पर लोग टूट पड़ते हैं। और उसी तरीके से ऐसे ही फाइनेंस कंपनी वाले मिडिल क्लास और गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं। और मिडिल क्लास के लोग ऐसी फाइनेंस कंपनी पर भरोसा करके कुछ ही सालों में ज्यादा पैसे मिलने के लालच में उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसी फाइनेंस कंपनियां लोगों के पैसे लूट कर दूसरे देश में चली जाती है और यहाँ ये गरीब लोग बीच में ही लटक जाते हैं। उन्हें उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस नहीं मिलते। इसीलिए दोस्तों हमें सावधान रहना चाहिए और ऐसे स्कीमों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसी सबक के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।